नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 5 विधायिका लेजिस्लेचर का पार्ट दूसरा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को विधायिका के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दे चुका था। मैं आपको बता चुका था कि जो भारत की संसद है वो क्या कार्य करती है या हमें संसद की क्या आवश्यकता है। उसके बाद मैंने आपको लोकसभा राज्यसभा के में अंतर बताया था। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आज चैप्टर को हम पूरा समाप्त करेंगे। और आज के जो हमारे मुख्य टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज हम लगभग पढ़ेंगे कि कोई भी कानून, आप जानते होंगे कि जो देश का कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो संसद के पास होती है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करेंगे कि जो देश का कानून है वो बनता कैसे है। ठीक है, यानी जो एक बिल होता है वो आगे चल के एक्ट में कैसे तब्दील होता है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि संसद जो कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है। ये सभी बातें आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कानून कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको संसद के बारे में अच्छे से जानकारी दे चुका था। देखिए दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है कानून कैसे बनना है तो सबसे पहले आपको बिल के बारे में समझना होगा। बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। ठीक है, कि कोई भी कानून पहले कानून नहीं होता। कानून बनने से पहले एक बहुत लंबा सा एक प्रोसेस होता है जिसको संसद क्या करती है, फॉलो करती है। तो कोई भी कानून पहले बनने से पहले एक विधेयक होता है। विधेयक माने बिल। अब बिल क्या होता है देखते हैं। कानून बनने से पहले कानून का प्रारूप, देखिए ड्राफ्ट तैयार किया जाता है किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। ठीक है, और जब वो बिल असेंबली में पास होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, तब जाकर वो एक कानून का निर्माण करता है। तो उसका एक लंबा प्रोसेस है, वो हम देखेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि विधेयक और उसके प्रकार क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, बिल कई टाइप के होते हैं। एक बिल होता है गवर्नमेंट बिल। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होता है देखते हैं। सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसको मंत्री, यानी सरकार का कोई मंत्री, रेल मंत्री, कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री इत्यादि पेश करता है, तो उस बिल को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। एक होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक यानी नॉन गवर्नमेंट बिल, जो वो होता है दोस्तों जब कोई मंत्री या कोई सांसद, मंत्री नहीं कोई अन्य सांसद पेश करता है तो उसको हम गैर सरकारी बिल कहते हैं। फिर आता है मनी बिल। मनी बिल माने धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, जो कर या वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, उससे मनी विधेयक कहते हैं, सॉरी धन विधेयक कहते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है साधारण विधेयक। ये विधेयक वह विधेयक होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट मामलों से जुड़े होते हैं, इसको हम साधारण या कॉमन बिल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट बिल जो है वो है संशोधन विधेयक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है जब हमें संविधान में कोई परिवर्तन करना होता है तो तब हम संशोधन विधेयक का सहारा लेते हैं। तो ये दोस्तों समझ आया होगा आपको कि विधेयक क्या होता है। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि विधेयक और विधायक में अंतर होता है, क्योंकि अक्सर कई बच्चे मान लेते हैं कि विधेयक और विधायक सेम होता है। नहीं, विधेयक को इंग्लिश में बिल बोलते हैं। बिल, जब कोई भी कानून बनता है तो उससे पहले उसका एक प्रारूप तैयार होता है, एक ड्राफ्ट तैयार होता है, उसी को हम बिल कहते हैं। जबकि विधायक क्या होता है, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, उसको हम विधायक कहते हैं। तो विधायक और विधेयक में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको विधेयक समझ आया होगा कि कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक होता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाता हूँ। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एज अ नॉलेज भी आपके काफी काम आने वाला है, कि भारत की जो संसद है वो कानून का निर्माण कैसे करती है। देखिए दोस्तों, कोई भी कानून बनने से पहले एक विधेयक होता है और इस विधेयक को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से अपना आंसर मेकिंग यहाँ पर कर सके। तो इसमें सबसे पहला जो एक तरीका होता है वो होता है कि बिल को प्रिपरेशन करना। ठीक है, बिल को तैयार कौन करता है, जाहिर सी बात है बिल को तैयार हमारी सरकार करती है, यानी कार्यपालिका करती है, यानी हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो बिल होता है इसका प्रथम स्टेज क्या है, यानी प्रथम वाचन इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी प्रथम स्टेज में क्या होता है कि कोई भी बिल, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद के किसी भी हिस्से में क्या हो जाता है, किसी भी सदन में क्या हो सकता है, पेश हो जाता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जो मनी बिल जो होता है, आपको ध्यान अच्छे सुनना है, एमसीक्यू में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया
जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी विधेयक पहले किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, द्वितीय वाचन यानी सेकंड स्टेज। क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं, इसको समिति स्तर भी स्टेज बोलते हैं, यानी कमेटी। कमेटी में क्या होता है कि कोई भी जो बिल होता है किसी एक सदन में जब पेश हो जाता है तो उस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो समितियां हैं, यानी जो संविधान की जो समितियां हैं जो विभिन्न दलों से बनती हैं, वो क्या करती है, उस विधेयक पर अपना विचार विमर्श करती हैं और उसका निरीक्षण करती है। और जब अच्छे से वो किसी विधेयक को निरीक्षण कर लेते हैं, निरीक्षण का मतलब होता है कि उसको अच्छे से वो जांच लेती हैं, तो उसके बाद संसदीय समितियां यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियां क्या करती है, उस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करके वो बिल वापस कहाँ जाता है, सदन में आ जाता है, और सदन में उस पर चर्चा होने के बाद जो लास्ट में जो डिबेट्स होने के बाद उस पर मतदान किया जाता है। अच्छे से ध्यान से सुनना। देखिए, कई विधेयक ऐसे होते हैं कि जिन पे कोई ज़्यादा विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, लेकिन अधिकांश जो वो बिल होते हैं उस पर हमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, मैं आपको ये लास्ट वीडियो में बता चुका था। अब क्या होता है कि जब कोई बिल एक सदन में पेश होता है, उसके बाद उस सदन पे चर्चा होती है, मतदान होता है, और यदि यह जो बिल एक सदन से पास हो जाता है तो फिर ये दूसरे सदन में जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, वैसे तो पहले सदन में बिल कभी भी चांस बहुत कम होता है कि वो वहाँ पर विफल हो जाए। अधिकतर पहले स्टेज में बिल पास हो जाता है। दिक्कत सारी कहाँ आती है, राज्यसभा में, क्योंकि कोई भी अधिकतर बिल जो होते हैं वो लोकसभा में ही पहले आते हैं, क्योंकि सरकार की मेजोरिटी उसी बिल में होती है। लेकिन बिल में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, दूसरे सदन यानी राज्यसभा में आती है। देखिए, एक बार मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल या कोई भी कानून पहले बिल होता है, ठीक है, उसके बाद वो किसी सदन में पेश होता है, उस सदन में समितियां जांच पड़ताल करती है और उस पर अंत में मतदान होता है, और मतदान के बाद वो बिल उस सदन से पास हो जाता है। तो आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि वो बिल किसी दूसरे सदन में जाएगा, यानी राज्यसभा में जाएगा अगर बिल लोकसभा में पास हुआ है तो। अब उस दूसरे सदन में क्या होगा देखते हैं। दूसरे सदन में बिल जब भेजा जाता है तो उस विधेयक पर यानी उस बिल पर दोबारा से चर्चा की जाती है, दूसरे सदन के मेंबर उस पर चर्चा करते हैं और फिर से वही चीज़ें प्रोसेस की जाती है जो पहले सदन में की जाती है, और फाइनली मतदान होता है। और यदि ये बिल यहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर आता है अंतिम स्टेज। अंतिम स्टेज होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये आपको पता होगा, मैंने आपको प्रेसिडेंट की शक्तियों में पढ़ाया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी बिल को क्या देता है, मान्यता देता है। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो अंत में वह राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है, इस बिल पे जब वो हस्ताक्षर कर देता है तो उसके बाद जो वो बिल है वो एक एक्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यही था एक सिंपल सा प्रोसेस। आपको जब ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और आप अच्छे से इसमें मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी, जब जाके कोई भी बिल क्या होता है संसद में पास माना जाएगा और बिल वो कानून बन जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ कई टाइप का है। या तो एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें, जो हमने ब्रिटेन से ली है। फिर या कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक बिल कानून कैसे बनता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही था। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो धन विधेयक जो होता है वो केवल कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। ऐसा क्यों है, ये हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहली बात, जो हमारा अनुच्छेद 109 है, ठीक है, आर्टिकल 109 जो है वो धन विधेयक ये कहता है कि भाई धन विधेयक केवल कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, और लोकसभा में धन विधेयक पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा। देखिए, राज्यसभा इस बिल पे क्या कर सकती है कि लोकसभा को कह सकते हैं कि या तो उसको संशोधित करें या वो उसको स्वीकार कर सकती है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है, उससे ज़्यादा वो इस बिल को नहीं रोक सकती। अगर 14 दिन से ज़्यादा रोक लिया जाता है तो ये बिल ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रोक सकती है। तो आपका आंसर वहाँ सीधा होना चाहिए, केवल 14 दिन। ठीक है ना, 14 डे आपको अच्छे से आंसर आना चाहिए। एमसीक्यू में क्वेश्चन
तैयार हो जाता है। यदि मान लीजिए धन विधेयक लोकसभा में आया, पास हुआ, राष्ट्रपति राज्यसभा के पास गया तो पास हुआ, और उसके बाद ये जो बिल जाएगा वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे नानुकर नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को इस बिल पर सहमति देनी ही होगी। ठीक है, धन विधेयक के जो मामले होते हैं, धन विधेयक होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है, मनी बिल बोलते हैं इसे, तो राष्ट्रपति को यहाँ पर सहमति देनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, लंबा क्वेश्चन तो कभी नहीं आ सकता, चांसेस नहीं है, लेकिन आप छोटे में ये ध्यान रखना, राज्यसभा 14 दिन तक मनी बिल को रोक सकती है। अब आता है हमारा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये काफी पिछले साल आया था, अच्छे से याद है मुझे, कि मैंने आपको बताया, देखिए जो देश की सबसे बड़ी जो संस्था है वो क्या है, संसद है। ठीक है, लेकिन जो देश की पावर जो होती है वो होती है कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका का अर्थ मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, कार्यपालिका का अर्थ होता है हमारी सरकार से, क्योंकि संसद में जिस पार्टी को, यानी लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, वह पार्टी अपनी क्या करते हैं, कार्यपालिका बनाती है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी पार्टी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे तो उसके लिए क्या करती है, संसद उसको कंट्रोल करती है। तो आपको ये 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि जो संसद है हमारे देश की, जो पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल अपना कैसे करती है। तो यहाँ पर हमें विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से इसको समझना होगा। तो पहले देखते, पहला पॉइंट इसमें बहस और वाद विवाद। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में अधिकतर एक चीज होती रहती है, डिबेट्स होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो देश के एग्जीक्यूटिव होते हैं जब भी कोई काम करते हैं तो उसका हिसाब किताब संसद उनसे पूछती है। तो इसके लिए 2 तरीके की चर्चाएं होती हैं, एक तो प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर, और दूसरा शून्यकाल, 0 आवर। प्रश्नकाल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए संसद के अधिवेशन में प्रतिदिन लगभग 11 से 12 बजे का एक टाइम होता है, 12 से 1, पता नहीं 11 से 12, दोनों में से कोई टाइम है, कि 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें विपक्ष के मंत्री, ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे, कि जिसमें विपक्ष के मंत्री क्या करते हैं कि कार्यपालिका के सदस्य यानी सरकार से क्वेश्चन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रश्नकाल में सरकार जो वो आंसर करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है कि उसने ऐसा क्यों किया है, जो देश से संबंधित क्वेश्चन होता है। यदि मान लीजिए, मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कृषि कानून को लेके आई। ठीक है, तो जब संसद में मुद्दा उठाया जाएगा तो प्रश्नकाल में विपक्ष यानी कांग्रेस या कोई और अन्य दल ये पूछ सकता है कि जो कृषि कानून लेके आई है इसका उद्देश्य क्या है, इसको किस तरीके से लेके आए। तो जब ये सारी बातें पूछी जाती है या कोई भी देश में गतिविधि हो रही है तो इसका जवाब संसद ले सकती है प्रश्नकाल के थ्रू। उसके बाद आता है शून्यकाल। देखिए शून्यकाल भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई विपक्ष होता है वो सरकार से क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन सरकार को उसका आंसर देना या ना देना कंपलसरी नहीं होता, यानी वो उसको लिए उसको बाध्य नहीं करता। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे कि जो जिससे संसद को क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। फिर आता है दूसरा तरीका, कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये बताया कि जो संसद जो कानून बनाती है, यानी कार्यपालिका जब कोई कानून लेके आती है संसद के भीतर, तो उसको केवल लोकसभा से नहीं दोनों सदनों से पास करवाना होता है। यदि मान लीजिए कार्यपालिका यानी देश की सरकार कोई संविधान के विरुद्ध या लोगों के खिलाफ कोई ऐसे कानून लेके आती है जिससे लोगों को या संविधान को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में क्या करता है कि दूसरा सदन यानी संसद क्या करता है कि उस कानून पर स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल करने का क्या है, कार्यपालिका को नियंत्रित करने का एक तरीका है। फिर आता है वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, आपको पता है कि सरकार को कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो इस पैसे का हिसाब किताब सरकार क्या करती है, संसद क्या करती है, बजट के द्वारा सरकार से पूछती है, और उस हिसाब से सरकार को हर पैसे का हिसाब संसद यानी पूरे देश को देना पड़ता है। जैसे जानते हैं कि हर साल आप बजट पेश होता है तो उसका हर चीज़ का हिसाब किताब सरकार के पास होना चाहिए या संसद को होना चाहिए। फिर लास्ट आता है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए ये जो प्रोसेस है ये भी एक कार्यपालिका को नियंत्रित करने का तरीका है, लेकिन ये बहुत टफ है और ऐसा बहुत कम देखने को हमें मिलता है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यदि मान लीजिए वर्तमान की सरकार को, ठीक है, जैसे अभी वर्तमान की सरकार किसके, बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए उस देश के विरुद्ध कोई कार्य कर रही है, देश के खिलाफ कोई काम करती है, तो पार्लियामेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए संसद के भीतर। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो वर्तमान की जो सरकार होती है वो क्या हो सकती है, वो भंग हो सकती है, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा
कम होता है कि 2/3 बहुमत अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष को नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी एक तरीका है संसद को नियंत्रित करने का, जो उनके खिलाफ अविश्वास का माहौल तैयार करता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके थे। इन 4 तरीकों से आप बता सकते हैं कि जो संसद है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हमारे 2 क्वेश्चन, तो ये इस वीडियो में 2 क्वेश्चन थे, एक तो कानून कैसे बनता है और एक संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पॉइंट वाइज तैयार कर लेना। अब आते हैं हम छोटे छोटे एकेडमिक क्वेश्चन जो आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है संसदीय समितियां। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियां होती है वो क्या होती है, संविधान के लिए, संविधान को अच्छे से चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कमेटियां होती है। तो यहाँ पर आपसे MCQ या 3 या 2 मार्क्स में आ जाता है कि संसदीय समितियां क्या है और उनकी विशेषता क्या है। देखिए, भारतीय संसद के विधायी तथा दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो संसदीय समितियां क्या होती है, कानून से संबंधित या विभिन्न चीज़ों से या जो देश के जो मसले हैं उस पर विचार विमर्श करती है। और इनको लघु विधायिका यानी छोटी विधायिका भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसको लघु विधायिका भी कहा जाता है संसदीय समितियों को, क्योंकि संसदीय समितियों में कोई पर्टिकुलर एक दल के नेता नहीं होते। इसमें अलग अलग दल के नेता होते हैं जो देश को हित में रखते हुए कार्य करते हैं। और इनका मुख्य काम होता है कि जो देश में भ्रष्टाचार है कि जो मामले आ रहे हैं, जो नेता वगैरह पे कंट्रोल करना, जो देश की से जुड़े बड़े बड़े मसले हैं उन पे चर्चा संसदीय समितियां ही करती हैं। ठीक है, आप यहाँ MCQ में ये तैयार रखना कि इनको लघु विधायिका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन, ये याद है मुझे अच्छे से, 2019 में क्वेश्चन आया था कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि संसद के अंदर कम से कम 600 से 700, 700 से 800 बल्कि सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 545 लोकसभा में और 250 सदस्य राज्यसभा में। तो क्वेश्चन ये है कि इतने सारे सदस्य जो होते हैं वो संसद अपने आप को स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ सदन के अध्यक्ष के बारे में बताना है। देखिए, दोनों सदनों में अब एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का तो जो अध्यक्ष होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना आपको कि राज्यसभा का जो परमानेंट अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कोई भी पार्टी उसको क्या कर सकती है, मेजोरिटी वाली पार्टी उसको इलेक्ट करती है। तो क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष के यहाँ पर कार्य क्या है या अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको समझा देना है। जैसे अध्यक्ष के बहुत सारे काम है। पहला काम क्या है, डिसिप्लिन बनाना यानी अनुशासन बनाना। दूसरा क्या है, वह सदन को अध्यक्ष करता है, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, अध्यक्ष की होती है। फिर किसी प्रस्ताव को अनुमति देना यानी कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी संसद की होती है। फिर अध्यक्ष की होती है। फिर संसद से जुड़े जो नियम होते हैं सेशन के दौरान, वो सारी जिम्मेदारी भी अध्यक्ष की होती है। फिर विधेयक पर हस्ताक्षर यानी कोई भी बिल जो होता है उस पर हस्ताक्षर भी संसद के होते हैं। और अगर मान लीजिए किसी डिस्प्यूट के कारण संसद का संयुक्त यानी जॉइंट सेशन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर आते हैं, तो इस समय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, जॉइंट सेशन की जिम्मेदारी संभालता है यानी उसका अध्यक्ष पद संभालता है। तो ये सभी जो काम होते हैं वो संसद के अध्यक्ष के कार्य होते हैं, और दोनों सदनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपका राज्यसभा से क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका आंसर स्पष्ट होना चाहिए, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़े और छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया था दल बदल क्या है। तो दल बदल बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब कोई प्रतिनिधि यानी जिसको मान लीजिए हमने किसी अपने प्रतिनिधि को चुना, ठीक है, वो कांग्रेस से खड़ा हुआ, हमने उसको चुना, लेकिन वो जीतने के बाद जब किसी दूसरे दल में चला जाता है यानी कांग्रेस से वो किस में चला गया, BJP में, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दल बदल कहते हैं। तो ये जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 के दशक में, 60-70 के दशक में, ये सारी चीज़ें दल बदल बहुत ज़्यादा भारत में होता था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार वो 52 अमेंडमेंट लेके आई, 52वां संशोधन लेके आई 1985 में, और इन्होंने क्या करा, दल बदल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है। इसको बोलते हैं कि लेजिस्लेचर प्रिविलेज बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं, बेसिकली सांसदों के लिए होता है यानी MLA के लिए होता है, MP के लिए होता है। MP माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखते क्या होता है,
जब कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक के पास प्रभावी तथा स्वतंत्र रूप से काम करने की शक्ति होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेता को हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ठीक है। इसलिए विधायिका में सांसद या विधायक के द्वारा कुछ कहने के बावजूद किसी सदस्य का कोई विरोध, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यदि मान लीजिए कोई भी एमएलए या एमपी पार्लियामेंट में कुछ अपशब्द या गलत भी कह देता ना, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, और इसी को हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संसद जो एमएलए और जो एमपी है वो जनता के हित में कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से माना गया है कि वो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना अनुचित माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर चैप्टर आपको अच्छा लगा तो भी और नहीं लगा तो भी, ताकि आपको मुझे पता चल सके कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बच्चों तक मैं अपनी बात को पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप वो भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।